आप लोग जानते ही होंगे कि INR डॉलर के अगेंस्ट अपने ऑल टाइम लो वैल्यू पर गिर चुका है। अब US का $1 इंडिया के 83 रुपये 36 पैसे के बराबर हो चुका है, जो कि इंडियन रुपये की अब तक की सबसे लो वैल्यू है। $1 के मुकाबले रुपया आज रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। Big breaking news on India Today Digital. The Indian rupee dropped to the lowest in more than 10 months. In the currency market, the rupee is at a record low against the dollar. Indian rupee surprisingly touched a fresh all-time low. पर सवाल ये है कि आखिर INR डॉलर के अगेंस्ट गिर क्यों रहा है? इसका मेरे और आपके जैसे एक नॉर्मल पर्सन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? क्या हम इसको लेकर कुछ कर सकते हैं या नहीं, जानेंगे इस वीडियो में। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज और दूसरे इकोनॉमिक कंसेप्ट्स की अच्छी नॉलेज है तो आप इस सेक्शन पर डायरेक्ट जंप करके INR के गिरने के रीजंस जान सकते हो। नहीं तो अगर आपको पूरे बेसिक्स के साथ इस टॉपिक पे क्लियर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप वीडियो को बिना स्किप किए देखो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं और ये जानते हैं कि आखिर ये फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है। बेसिकली ये किसी एक करेंसी को दूसरी फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज या कन्वर्ट करने का रेट होता है। जैसे $1 के लिए आपको कितने इंडियन रुपीस देने होंगे वो प्रेजेंट टाइम के एक्सचेंज रेट पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, आप जब इस वीडियो को देख रहे हो तो रेट्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तब US के $1 के लिए आपको लगभग 83 रुपये 36 पैसे देने होंगे। वहीं UK के 1 पाउंड के लिए आपको 105 रुपये के आसपास कुछ देना होगा। वहीं जर्मनी के 1 यूरो के लिए आपको 91 रुपये के आसपास कुछ देना होगा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर ये डिसाइड कौन करता है कि किसी भी फॉरेन करेंसी की INR के टर्म्स में वैल्यू क्या और कितनी होगी। तो उसको जानने से पहले हम एक्सचेंज रेट्स को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। मेनली एक्सचेंज रेट 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, दूसरा होता है फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता क्या है? वीक करेंसीज वाली कंट्रीज अपने आप को वाइडली यूज कमोडिटी जैसे कि गोल्ड या स्ट्रॉन्ग करेंसीज जैसे कि डॉलर से एक फिक्स्ड रेट पे बांध लेती हैं या लॉक कर लेती हैं। मतलब कि ग्लोबली फिर चाहे कुछ भी हो रहा हो उस कंट्री का एक्सचेंज रेट ऑलमोस्ट सेम रहेगा। जैसे अब इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझे तो अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो US के डॉलर्स की वैल्यू सऊदी अरेबिया के सऊदी रियल्स में कई सालों से सेम है, जो है 3.75 सऊदी रियल्स। हालांकि फिक्स्ड होने का मतलब ये नहीं होता कि ये चेंज नहीं हो सकते, बल्कि इनकी वैल्यू ऊपर जाएगी या फिर नीचे, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक के ऊपर। वहीं बात करी जाए इंडिया जैसी कंट्रीज़ की तो वो फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम को फॉलो करती हैं, जहां करेंसी की वैल्यू फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में उसकी सप्लाई और डिमांड पर डिपेंड करती है। इस सिस्टम के अंदर मार्केट में डिमांड के ऊपर नीचे होने से करेंसी एप्रिशिएट और डेप्रिशिएट होती है। अब करेंसी के एप्रिशिएट और डेप्रिशिएट होने का मतलब क्या होता है? अब जैसे किसी पर्सन की हाइट छोटी है या बड़ी बताने के लिए हम किसी दूसरे पर्सन के साथ उसको कंपेयर करते हैं, ठीक वैसे ही करेंसी एप्रिशिएट हो रही है या डेप्रिशिएट उसे बताने के लिए हम उसे किसी दूसरी फॉरेन करेंसी के साथ कंपेयर करते हैं। इंडिया के केस में वो डॉलर्स है, क्योंकि डॉलर इंटरनेशनल मार्केट में वाइडली यूज़ की जाने वाली करेंसी है, जहाँ मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन डॉलर्स में ही होते हैं। अब करेंसी एप्रिशिएट होने का मतलब होता है कि जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू दूसरी फॉरेन करेंसी के रिलेटिव में इंक्रीज हो जाए। अब इसको एक सिंपल एग्जांपल समझे तो अगर आप आज मार्केट में $1 लेने के लिए जाते हो तो उसके बदले में अभी आपको 83 रुपये 36 पैसे देने होंगे। अब मान लो कि आप अगले हफ्ते दोबारा $1 लेने के लिए जाते हो, लेकिन अब आपको उस $1 के बदले में 80 रुपये देने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो एप्रिशिएट हो चुकी है। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जब हमारे लिए फॉरेन करेंसी थोड़ी सस्ती पड़ने लगे तो हम कह सकते हैं जो हमारी करेंसी है वो उनके रिलेटिव में स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, या फिर जो उसकी वैल्यू है वो एप्रिशिएट हो चुकी है। वहीं करेंसी डेप्रिशिएट होने का मतलब होता है जब हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू दूसरी फॉरेन करेंसी के रिलेटिव में डिक्रीज हो जाए। अब उससे दोबारा उसी एग्जांपल समझे तो अगर आपको इस हफ्ते उस $1 के बदले में 83 रुपये 36 पैसे देने पड़ रहे हैं, अब मान लो अगले हफ्ते आपको उसी $1 के लिए 85 रुपये देने पड़े, तो हमारी जो करेंसी की जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट कर चुकी है। इसको सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जब हमारे लिए फॉरेन करेंसी थोड़ी महंगी पड़ने लगे तो हमारी जो करेंसी है वो उस करेंसी के रिलेटिव में वीक पड़ चुकी है, यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो चुकी है। लेकिन अगेन आप लोग ये सोच रहे होंगे कि डिसाइड कौन करता है कि आज $1 इतने का मिलेगा और एक हफ्ते बाद इतने का? कोई ग्रुप ऑफ पीपल करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करती है, या फिर गवर्नमेंट करती है? तो जवाब है कोई भी नहीं,
क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि फॉरेन मार्केट में करेंसी की सप्लाई और डिमांड के अकॉर्डिंग किसी भी करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट और डेप्रिशिएट होती है। अगर मार्केट में सडनली डॉलर्स की डिमांड इंक्रीज हो जाए लेकिन सप्लाई लिमिटेड ही रहे तो ये काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस है कि डॉलर्स महंगा हो जाएगा, यानी कि जो उसकी वैल्यू है वो एप्रिशिएट हो जाएगी। ठीक वैसे ही अगर किसी वजह से डॉलर की डिमांड डिक्रीज हो जाए लेकिन सप्लाई अभी भी उतनी रहे जितनी थी, तब जो डॉलर्स की वैल्यू होगी वो डेप्रिशिएट हो जाएगी। अब ये काफ़ी कुछ लोकल मार्केट में मिलने वाले टमाटर और प्याज के दामों में उतार चढ़ाव जैसा ही होता है। जब भी मार्केट में टमाटर या प्याज की सप्लाई भरपूर रहती है क्योंकि उनका सीज़न चल रहा होता है तो वो काफ़ी सस्ते मिलते हैं, लेकिन जैसे ही किसी वजह से उनकी सप्लाई कम हो जाए तो उनके दामों में काफ़ी बड़ी उछाल देखने को मिलता है। अब सवाल है कि आखिर किस वजह से करेंसी की डिमांड ऊपर और नीचे होती है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो करेंसी की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली कई इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस करेंसी की डिमांड पर पड़ता है, जिसमें से ये 5 फैक्टर्स बहुत क्रूशियल हैं। पहला है इन्फ्लेशन डिफरेंशियल। अब ये मेनली 2 कंट्रीज़ के इन्फ्लेशन रेट के बीच के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब क्योंकि इन्फ्लेशन करेंसी की परचेजिंग पावर को डायरेक्टली अफेक्ट करता है तो इसका कम या ज़्यादा होना फॉरेन इन्वेस्टर्स के डिसीजन पर भी असर डालता है। फॉर एग्जांपल मान लेते 2 कंट्री है, कंट्री ए और कंट्री बी। अब यहाँ पे कंट्री ए का जो इन्फ्लेशन रेट है वो कंट्री बी की इन्फ्लेशन रेट से थोड़ा ज़्यादा है। अब जो यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स होंगे वो कंट्री बी में इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि अगर वो कंट्री ए में इन्वेस्ट करते हैं तो उनके पैसे वहाँ पर अपनी वैल्यू काफ़ी फास्ट रेट से लूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ का इन्फ्लेशन रेट काफ़ी ज़्यादा है। तो इसीलिए या तो वो कंट्री ए में इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, और अगर उनकी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो वो उसको सेल करके कंट्री बी में आकर इन्वेस्ट करेंगे। तो इससे होगा ये कि जो कंट्री ए है उसकी करेंसी की जो डिमांड है वो गिर जाती है। दूसरा फैक्टर है इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट करेंसी के एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन में की रोल प्ले करता है। मतलब कि अब अगर कोई कंट्री अपने एसेट्स के ऊपर हाई इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रही है बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में, तो ये काफ़ी ऑब्वियस है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स उस कंट्री में इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि आखिर में कौन नहीं चाहेगा अपने पैसों के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पाना या उन्हें फास्टर रेट से ग्रो करना। अब उस कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए पहले फॉरेन इन्वेस्टर्स उस कंट्री की डोमेस्टिक करेंसी को खरीदेंगे, जिसका वो बाद में यूज़ करेंगे उन एसेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए। तो इससे होता ही है कि उस कंट्री की जो करेंसी होती है उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है और उसकी जो वैल्यू होती है वो एप्रिशिएट कर जाती है। और वहीं उसके अपोजिट अगर वो कंट्री बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले इंटरेस्ट रेट काफ़ी लो प्रोवाइड कर रही है तो ये काफ़ी बड़ा रीज़न होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स का उस कंट्री के अंदर अपने सारे एसेट्स को सेल करके बाकी दूसरी कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करना जहां उनको इंटरेस्ट रेट बेटर मिल जाए। तो इससे उस कंट्री की करेंसी की डिमांड गिर जाती है और उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है। तीसरा फैक्टर है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अब जहां एक्सपोर्टिंग कंट्री की कमाई को रिप्रेजेंट करता है वहीं इंपोर्टिंग कंट्री के खर्चों को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर कोई कंट्री एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रही है तो उसकी जो डोमेस्टिक करेंसी की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ को उस कंट्री से प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए सबसे पहले उसकी डोमेस्टिक करेंसी को लेना पड़ेगा जिसका यूज़ करेंगे वो प्रोडक्ट्स को खरीदने में। इससे उस करेंसी की डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है और उसकी वैल्यू एप्रिशिएट हो जाती है। अब किसी भी कंट्री के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में इम्बैलेंस होना करेंसी के लिए अच्छा भी होता है और बुरा भी। अगर कंट्री एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रही है इंपोर्ट के मुकाबले तो इस सिचुएशन को हम लोग सरप्लस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मनी का जो इनफ्लो होता है कंट्री के अंदर वो ज़्यादा होता है कंपेयरिंग टू आउटफ्लो। तो इस केस में क्या होता है, करेंसी की जो डिमांड होती है वो इंक्रीज हो जाती है और उसकी वैल्यू एप्रिशिएट कर जाती है। वहीं अगर कंट्री इंपोर्ट ज़्यादा कर रही है एक्सपोर्ट के मुकाबले तो इसको हम लोग डेफिसिट कहते हैं, जो कि हमारा अगला फैक्टर है जो एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करता है। अब डेफिसिट के अंदर जो समझने वाला पॉइंट है वो है CAD, यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट। अब इसका मतलब क्या होता है, तो ये मेनली कंट्री क्या कमाती है और कंट्री क्या खर्च करती है उसके बीच का डिफरेंस होता है। इसको और सिंपली कहें तो अगर कंट्री अपनी कमाई के मुकाबले स्पेंड काफ़ी ज़्यादा करती है तो उसे हम करंट अकाउंट डेफिसिट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ऐसा होना तभी पॉसिबल है जब कंट्री गुड्स एंड सर्विसेज को हैविली इंपोर्ट करे बजाय एक्सपोर्ट करने के। अब इंपोर्टिंग के दौरान जो पेमेंट्स करनी होती है वो हम लोग को अक्सर फॉरेन करेंसी के अंदर करनी पड़ती है। तो ऐसा करने के लिए जो कंट्री है उसको अपनी डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। इससे डोमेस्टिक करेंसी की डिमांड डिक्रीज हो जाती है और उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट कर जाती है। अब बात करें अगले फैक्टर की तो वो है डेट। किसी भी कंट्री का डेट लेवल उसके करेंसी एक्सचेंज रेट पे काफ़ी ज़्यादा असर डालता है। अब अगर किसी कंट्री का डेट लेवल बहुत हाई है
तो वो एक रिस्कियर इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, जिससे होता ये है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो उसमें इन्वेस्ट करना प्रेफर नहीं करते हैं। एज अ रिज़ल्ट उस कंट्री की जो डोमेस्टिक करेंसी होती है उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा गिर जाती है और उसकी वैल्यू बाकी फॉरेन करेंसीज के रिलेटिव में डेप्रिशिएट हो जाती है। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिरकार INR USD के अगेंस्ट गिर क्यों रहा है। तो देखा जाए तो इसके मेनली दो सबसे बड़े रीज़न हैं। पहला है हाई CAD। अब अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो ये क्लियरली रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंडिया जो है वो एक नेट इम्पोर्टर वाला देश है, यानी कि वो इम्पोर्ट काफ़ी ज़्यादा करता है बजाय एक्सपोर्ट के, जिसकी वजह से आज इंडिया का CAD यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट आज $9.2 बिलियन तक पहुंच चुका है। इसके अलावा अगर आप इस डायग्राम को दोबारा ध्यान से देखोगे तो इंडिया का जो इम्पोर्टिंग सेगमेंट है उसका मेजर पार्ट सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे कि क्रूड ऑयल वगैरह कवर करते हैं। तो हाल ही में जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस में इंक्रीमेंट हुआ है उसका भी असर INR के एक्सचेंज रेट पर पड़ा है। अब वो कैसे? अब क्योंकि क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए इंडिया को पेमेंट USD में करनी पड़ती है, तो इसका प्राइस इंक्रीज़ होने से अब इंडिया को और ज़्यादा डॉलर्स खरीदने पड़ेंगे, जिससे डॉलर्स की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो गई है और डॉलर INR के अगेंस्ट एप्रिशिएट कर गया है। दूसरा रीज़न है जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़। अब अनसर्टेनिटीज़ का मतलब तो आप जानते ही होंगे, वो एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ फ्यूचर को लेकर काफ़ी ज़्यादा डाउट में होते हो और आपको ये समझ में नहीं आता कि क्या आपके लिए करना सही होगा और क्या करना नहीं। ठीक वैसे ही जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ का मतलब होता है कि जब आप कंट्रीज़ के बीच के रिलेशन और उनकी इकोनॉमी के फ्यूचर को लेकर अनसर्टेन हो जाते हो, यानी कि काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल हो जाते हो। लेकिन सवाल है ऐसा होता क्यों है? तो इसकी वजह किसी भी देश में आई क्राइसिस, कंट्रीज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट या फिर वॉर होता है जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली सप्लाई चेन पर पड़े। फॉर एग्जांपल करंटली इजराइल और पैलेस्टीन वॉर के बारे में आपने सुना ही होगा। तो अगर इसका इम्पैक्ट देखा जाए तो इंडियन रुपी के ऊपर इसका मेनली दो तरीके से इम्पैक्ट पड़ा है। पहला है क्रूड ऑयल के प्राइसेस में इंक्रीज़ आना। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडिया एक नेट इम्पोर्टर वाला देश है, यानी कि वो हैविली इंपोर्ट करता है कंपेयरिंग टू एक्सपोर्ट। अब देखा जाए तो उसके इंपोर्ट का मेजर पार्ट सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे कि क्रूड ऑयल वगैरह कवर करते हैं। अब क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए हैं तो उसे इंपोर्ट करने के लिए अब इंडिया को और ज़्यादा पे करना होगा। अब पेमेंट होती है डॉलर्स में, तो इंडिया अब और ज़्यादा डॉलर्स खरीद रहा है, जिससे उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है और उसकी वैल्यू INR के अगेंस्ट एप्रिशिएट हो रही है। दूसरा है सेफ हेवन एसेट्स। अब अक्सर इस टाइप के वॉर्स कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मार्केट्स पर भी असर डालते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स घबरा जाते हैं और वो अपनी इक्विटीज़ जो उन्होंने इंडिया से डेवलपिंग मार्केट्स में खरीदे होते हैं उनको वो बहुत रिस्कियर लगने लगते हैं, जिसे वो बेचकर जल्दी से जल्दी सेफ हेवन एसेट्स खरीदने लग जाते हैं। अब वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सेफ हेवन एसेट्स क्या हैं? तो ये वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो किसी वॉर, कैलेमिटीज़, इकोनॉमिक ट्रबल या डिजास्टर्स के दौरान अपनी वैल्यू या तो रिटेन करके रखे रहते हैं या फिर अप्रिशिएट कर लेते हैं। हिस्टोरिकली देखा जाए तो गोल्ड और US गवर्नमेंट बॉन्ड्स सेफेस्ट एसेट्स माने गए हैं। साथ ही करेंसी मार्केट के अंदर कई फॉरेन करेंसी जैसे कि स्विस फ्रैंक, जापानीज येन और US डॉलर्स इस कैटेगरी में आते हैं। अब ऐसा ही कुछ इंडिया के साथ भी हो रहा है, जहां फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया के अंदर अपनी मेजॉरिटी इक्विटीज़ को सेल कर रहे हैं, जिसके बदले में उन्हें रुपीज़ मिल रहे हैं, जिसको फर्दर वो एक्सचेंज करके डॉलर्स खरीद रहे हैं, क्योंकि वो एक सेफ एसेट है। ऐसा करने से अगेन डॉलर की डिमांड इंक्रीज़ हो रही है और उसकी जो वैल्यू है वो अप्रिशिएट होती जा रही है। तो ये वो दो रीजन्स हैं जिनकी वजह से INR की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट डेप्रिशिएट हो रही है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो डॉलर है उसकी वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर इससे मेरे और आपके जैसे नॉर्मल पर्सन के फाइनेंसिस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो रुपी डेप्रिशिएशन का मेनली इन 4 तरीक़ों से हमारे फाइनेंसिस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। पहला है राइज इन इन्फ्लेशन। तो जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो को पहले ही बताया था कि इंडिया हैविली इंपोर्ट करता है, जिसके इंपोर्ट का मेजर पार्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे कि क्रूड ऑयल वगैरह कवर करते हैं। तो ये तो हम जानते ही हैं कि उन्हें उसे इंपोर्ट करने के लिए पेमेंट USD में करनी होती है। तो फिर जितना ही USD स्ट्रेंथन होगा INR के अगेंस्ट या INR वीक पड़ेगा USD के अगेंस्ट, उतना ही गवर्नमेंट को इंपोर्ट करना एक्सपेंसिव पड़ेगा। सिमिलरली जो कंपनीज बाहर से रॉ मटेरियल्स, प्रीशियस मेटल्स या मशीनरीज वगैरह इंपोर्ट करते हैं, उनको भी उन चीज़ों को इंपोर्ट करना एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो अब इन कंपनीज और गवर्नमेंट को अपने इस एक्स्ट्रा कॉस्ट को कहीं ना कहीं से तो रिकवर करना पड़ेगा, जिसको करने के लिए वो अपने इन इंपोर्ट किए हुए प्रोडक्ट्स से जो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं उनके प्राइसेस को वो इंक्रीज़ कर देंगे। तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल इन्फ्लेशन ज़्यादा रेट से ग्रो हो सकता है।
दूसरा है इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। अब किसी भी इकोनॉमी को हेल्दी हम तभी मान सकते हैं जब उसका जो इन्फ्लेशन रेट है वो एक मीडियम लेवल तक का हो, क्योंकि इससे ना तो कंज्यूमर को ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और ना ही किसी बिजनेस को। लेकिन वहीं अगर किसी वजह से इन्फ्लेशन सडनली इंक्रीज हो जाए तो वो किसी भी इकोनॉमी के लिए सही नहीं होता है। अब अगर बात करी जाए इंडिया के अंदर, तो इन्फ्लेशन को मॉनिटर करते रहने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने RBI को दे रखी है। अब अगर RBI को लगता है कि किसी वजह से इन्फ्लेशन उनके टॉलरेंस लिमिट के ऊपर जाने वाला है, तो वो उसे टैकल करने के लिए अपने रेपो रेट्स को इंक्रीज़ कर देते हैं। अब ये रेपो रेट्स क्या होता है? रेपो रेट्स मेनली और कुछ नहीं, एक तरह का इंटरेस्ट रेट होता है जिसके ऊपर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करती है। अब अगर मान लेते हैं कि RBI अपने रेपो रेट्स इंक्रीज़ कर देती है, तो इससे बाकी बैंक्स के लिए उनसे लोन लेना थोड़ा महंगा पड़ेगा, जिसको रिकवर करने के लिए फिर वो बैंक्स इस सेम एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट अपने अकाउंट होल्डर्स जिन्होंने उनसे लोन ले रखा होगा उन पर पुश कर देंगे। तो हम कह सकते हैं कि हमारे लिए फिर उन बैंक से लोन लेना वो महंगा पड़ने लगेगा, यानी कि हमें उनके ऊपर और ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगला है डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। अब क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट के अंदर अपनी मेजॉरिटी ऑफ इक्विटीज़ को सेल करके मार्केट से एग्जिट ले रहे हैं, तो इसकी वजह से मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकता है, जिसका असर हमारे पोर्टफोलियो पे भी नेगेटिव वे में पड़ेगा ही पड़ेगा। अब बात करें अगले इम्पैक्ट की, तो वो है फॉरेन ट्रेवल एंड स्टडीज़ टू बिकम मोर एक्सपेंसिव। अब ये काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस है कि अगर हमारे लिए डॉलर महंगा हो जाएगा तो हमें कभी भी फ्यूचर में फर्दर स्टडी के लिए फ़ॉरेन जाना हुआ या फिर सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए फ़ॉरेन जाना हुआ, तो उसकी जो कॉस्ट है हमें महंगी पड़ने वाली है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या हम लोग इसको लेकर कुछ कर सकते हैं, क्या हम इस रुपी डेप्रिसिएशन को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ। वैसे तो रुपी डेप्रिसिएशन हमारे फाइनेंसेस के ऊपर कई तरीक़ों से नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, लेकिन अगर हम थोड़ा गौर करें तो हम इन दो तरीक़ों से इससे बेनिफिट ले सकते हैं। पहला है इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करके। अब जब आप इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करोगे तो ये काफ़ी ऑब्वियस है कि आपको अपनी करेंसी कन्वर्ट करवानी पड़ेगी फॉरेन करेंसी में, जिसका यूज़ करके आप उस इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट करोगे। तो अब इससे होता ही है कि आगे फ्यूचर में कभी भी फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट करेगी या फिर रुपी डेप्रिशिएट करेगा, तो आपके जो रिटर्न्स हैं वो और इंक्रीज़ होंगे। दूसरा तरीका है कि अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐसी कंपनीज़ को इंक्लूड करना जिनकी अर्निंग फॉरेन मार्केट में काफ़ी अच्छी हो। अब अगर एग्जांपल में देखें तो कई IT सेक्टर, FMCG और फार्मा सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज हैं जिनकी फॉरेन मार्केट में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स सेल होते हैं। अब इन कंपनीज के लिए सबसे बेनिफिशियल क्या होता है कि जब भी ऐसे रुपी डेप्रिसिएशन देखने को मिलता है तो इनके प्रोडक्ट्स फॉरेन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सस्ते दिखते हैं, जिससे इनके प्रोडक्ट्स की बिक्री काफ़ी ज़्यादा होती है और इनके प्रॉफिट्स में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिलता है। तो अगेन इससे भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो। तो अगर हम सिंपली कहें तो आपको ऐसे वक्त पे अपने जो पोर्टफोलियो है उसको अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाई करना चाहिए। आपको ऐसे इंटरनेशनल फंड्स को भी इंक्लूड करना चाहिए जिनसे आप ऐसे वक्त पे अच्छे रिटर्न्स कमा सको। ऐसी कंपनीज़ को भी इंक्लूड करना चाहिए जिनके ऐसे वक्त पे प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छी तरीके से सेल होते हों फॉरेन मार्केट के अंदर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपके इसके ऊपर क्या ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। बाकी अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो आप वो भी सजेस्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली फाइनेंशियल एजुकेशन वीडियो पे।